दोस्तों, आज मैं अपने तीसरे वीडियो में आपको बताऊंगा कि इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या है। इससे पहले मैंने 2 शॉर्ट वीडियो के थ्रू आपको बताया है कि सेंटेंस के टाइप क्या होते हैं। उसी संबंध में आज मैं आपको बताऊंगा कि इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं और इनको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे या इन वाक्यों को कैसे बनाया जाता है। देखिए, इम्पेरेटिव समझने से पहले हम यहाँ पे समझेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस होते क्या हैं। इम्पेरेटिव वाक्य वे होते हैं जिसके द्वारा हम या तो किसी को आदेश देते हैं, सलाह या परामर्श व्यक्त करते हैं, उन्हें हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। सेकंड थिंग, इम्पेरेटिव सेंटेंस हमेशा और हमेशा स्टार्ट विद द मेन वर्ब, और ये जो मेन वर्ब होती है वो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। इम्पेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं वे कभी भी सब्जेक्ट से स्टार्ट नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट हिडन रहता है जो यू होता है। अब हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं हम इन वाक्यों को कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। देखिए, दरवाजा खोलो। यहां पे क्रिया हो रही है खोलने की, जिसे कहें दरवाजा खोलो। तो जब कभी हम इम्पेरेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले वर्ब लाएंगे। तो वर्ब में सबसे पहले ओपन माने ओपन द डोर। सेकेंड थिंग, जब हम बात करते हैं ओपन द डोर, तो ऐसे वाक्यों में हम ये देखते हैं कि जो वाक्य में आदेश दे रहा है वो किस कैटेगरी में है। इसके लिए हम आपको कुछ एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे आप ये जो छोटे छोटे ओवन है आप इनसे समझ सकते हैं इसका मतलब क्या होता है। देखिए, सपोज दैट किसी परिवार में या किसी ऑफिस में जो छोटे व्यक्ति होते हैं वे हमेशा बड़े से क्या करेंगे, रिक्वेस्ट करते हैं। इन द सेम वे जो बड़े होते हैं वे छोटे को हमेशा क्या देते हैं, ऑर्डर देते हैं। और इसी प्रकार जब दोनों व्यक्ति समान होते हैं या एक ही ग्रुप के कैटेगरी में होते हैं तो वे हमेशा एक दूसरे को सलाह देते हैं, जिसे बोलते हैं एडवाइस। इस तरह से रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस, इन तीनों को इंपेरेटिव सेंटेंस में शामिल किया जाता है। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। यहां आइए, यहां आइए, इसमें वर्ब हमारी है आइए, तो आइए को बोलते हैं कम हियर। अगर इसी तरह जिस तरह से हम आने के बारे में कहते हैं, अगर हम यहां पे कहते हैं वहां जाइए, तो इसे कहेंगे गो देयर। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने आने के बारे में बताया है और यहाँ पे मैंने बताया आपको जाने का। तो जब आना होता है तो कम हियर, और जब जाना होता तो बोलते हैं गो देयर। इस तरह से ये सबसे छोटे सेंटेंस होते हैं इम्परेटिव के। अब इन्हीं वाक्यों को हम बड़ा कैसे बनाते हैं। देखिए, इम्परेटिव सेंटेंस आप एक शब्द में बोल सकते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस को आप 2 शब्दों में बोल सकते हैं, और इसको हम 3 शब्दों में बोल सकते हैं। शब्द का मतलब हमारा वर्ड से होता है, जैसे आना, कम। दूसरा सेंटेंस, यहां आइए, कम हियर। अब इसी वाक्य में अगर हम कहते हैं कृपया यहां आइए,
याद रखिए, अगर किसी वाक्य में कृपया शब्द आ जाए तो कृपया के द्वारा हमेशा रिक्वेस्ट व्यक्त की जाती है, और ऐसे वाक्यों को जब ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले हम इनकी इंग्लिश को लिखेंगे जो कि होती है प्लीज। आना को बोलेंगे कम, और यहां को बोलते हैं हियर, प्लीज कम हियर। या कृपया बैठ जाइए, जब कृपया बैठ जाइए कहते हैं तो इसका मतलब होता है प्लीज सिट डाउन। या कृपया समझने की कोशिश करें, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। इस तरह से वी कैन मेक मेनी मोर सेंटेंस। अब आगे बढ़ते हैं और हम बताते हैं कि इसका निगेटिव क्या होता है। निगेटिव का मतलब होता है जैसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते थे उन्हीं के हम निगेटिव बनाते थे, इसी प्रकार से हम जब इम्परेटिव की बात करते हैं तो हम इनकी निगेटिव बना सकते हैं। और निगेटिव को बनाने के लिए सबसे पहले हमें ये पता करना होता है कि हम कैसे पहचानेंगे निगेटिव सेंटेंस है। देखिए, इसकी दो आइडेंटिटी होती है। जो हिंदी लिसनर्स होते हैं वे हिंदी में समझे, और जो इंग्लिश लिसनर है वो इंग्लिश में समझे। समझने का मतलब ये होता है हम कैसे जानेंगे कि ये इम्परेटिव का निगेटिव है। याद रखिए, हिंदी में मत, ना या कभी नहीं शब्द आता है। वाइल जबकि अगर बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं इसके निगेटिव की, तो निगेटिव में हमेशा मत के लिए और ना के लिए हम प्रयोग करते हैं डोंट, और कभी नहीं के लिए हम नेवर, और इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट या अदर आता है। ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर होता है निगेटिव का, जो मैंने आपको बताया। अब इस पे हम कुछ एग्जाम्पल देते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि निगेटिव कैसे बनते हैं। जैसे मुझे इसके बारे में मत बताओ। इंपीरियल सेंटेंस वे होते हैं जो देखने में तो बड़े लगते हैं, लेकिन जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो बहुत आसानी से करते हैं। क्योंकि अगर हम बात करें तो इसमें यहाँ पे मत दिखा है जिसको हम बोलते हैं डोंट। आप इस वाक्य में क्रिया क्या है, बताओ, तो बताना को बोलते हैं टेल। फिर मी, अबाउट माने होता है बारे में, और इसके को बोलते हैं इट। तो इस तरह से डोंट टेल मी अबाउट इट, या नेक्स्ट सेंटेंस है वहां मत जाना, वहां मत जाना। इस वाक्य में सबसे पहले मत को लिखेंगे, दैट इज डोंट। जाना को बोलते हैं गो, वहां को बोलेंगे देयर। अब इसी तरह अगर हम नम्र निवेदन करके भी कोई वाक्य बोलते हैं, जैसे मैंने कहा यहां मत बैठिए या कृपया यहां मत बैठिए, तो यहां मत बैठिए में तो आएगा डोंट सिट हियर। लेकिन अगर हम निवेदन कर रहे हैं कृपया यहां मत बैठिए, तो इसे हम बोलेंगे प्लीज डोंट सिट हियर। इस तरह से हम इसकी निगेटिव बना सकते हैं। देखिए, हम अफर्मेटिव निगेटिव तो समझ गए, लेकिन इंपरेटिव के दो पार्ट और होते हैं जिनको समझना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि जब तक हम किसी सेंटेंस या वाक्य के ईच एंड एवरी पार्ट को नहीं समझेंगे, हम आसानी से ना तो बोल सकते हैं ना लिख सकते हैं। आइए हम आपको बताते हैं इसका थर्ड पार्ट क्या होता है और इसके सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं। जब हम थर्ड पार्ट के बारे में बात करते हैं तो इसमें हम बात करते हैं कि कुछ और तरीके होते हैं जैसे हम इंपरेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। सपोज दैट अगर किसी वाक्य में हिंदी का आओ शब्द आए और उसके साथ एक और वर्ब आ जाए,
तो हम इनका ट्रांसलेट कैसे करेंगे। चलिए, जिन बच्चों को इसके बारे में नहीं पता है तो वो हमेशा आओ को कम ही लिखते थे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा आओ पढ़ें। अब इस वाक्य को देख के जिनको इसके बारे में नहीं पता है वो लिखेंगे कम रीड, जो कि गलत है। याद रखिएगा, जिन वाक्यों का प्रारंभ हिंदी के आओ शब्द से होता है और उसके बाद कोई एक और वर्ब आती है, तो याद रखिएगा ऐसे वाक्यों में प्रपोजल दिया जाता है, प्रस्ताव रखा जाता है किसी कार्य को करने के लिए। और जब हम ऐसे वाक्यों को ट्रांसलेट करते हैं तो उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, विच आई एम गोइंग टू टेल यू। देखिए, अगर इंपरेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आओ आए और इसके साथ कोई और वर्ब आ रही है तो ऐसे वाक्य का ट्रांसलेट निम्न प्रकार से करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे लेट और इसके साथ हम लगाएंगे अस। मॉडर्न इंग्लिश में इसी को हम बोलते हैं लेट्स। या तो आप लेट अस लिखिएगा या लेट्स लिखिएगा। इसके बाद V1 विच मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है। इस वाक्य को समझने के लिए सबसे पहले दो एग्जाम्पल लिखते हैं। आओ क्रिकेट खेलें। देखिए, जो क्रिकेट लवर्स हैं वो क्रिकेट खेलने के बारे में कहते हैं। आप देख रहे हैं कि इसमें IPL चल रहा है, तो अब यहाँ पे लिखा आओ क्रिकेट खेलें, तो इसमें सबसे पहले जो सेंटेंस हम बनाएंगे वो होगा लेट्स। लेट्स माने आओ, खेलना को क्या बोलते हैं, प्ले। लेट्स प्ले क्रिकेट। आओ कुछ खाते हैं, आओ कुछ खाते हैं। तो इसका बनेगा लेट्स ईट समथिंग। इस तरह से हम लेट के साथ वर्ब की फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट लगाकर भी हम इंपेरेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। अब चलिए इसका हम फोर्थ पार्ट पढ़ाते हैं कि वाक्य में लेट तो आएगा लेकिन लेट के साथ अस नहीं आएगा, इसके साथ कोई और अदर ऑब्जेक्ट आएगा। अब इसके बनाने के रूल्स क्या होते हैं, हम कैसे समझेंगे कि ये इंपेरेटिव सेंटेंस ही है। देखिए, द वे जिस तरह से हम इस वाक्य में हिंदी का आओ शब्द आता है, इसी प्रकार सेम जब हम इंपेरेटिव के फोर्थ पार्ट को बनाएंगे तो उसकी एक आइडेंटिटी होती है, और इसकी आइडेंटिटी ये होती है कि इन वाक्यों के अंत में हिंदी का ना नी ने शब्द आएगा या दे दो शब्द आएगा। दे या दो, सॉरी। ठीक, एग्जाम्पल के लिए जब हम बात करते हैं कि अगर वाक्य के अंत में दे या दो शब्द आएगा तो याद रखिएगा, जैसे मुझे पढ़ने दो, हियर यू कैन सी लास्ट में दो लिखा है। अब ऐसे वाक्यों का जब ट्रांसलेट करें तो सबसे पहले लिखेंगे लेट, देन अदर ऑब्जेक्ट विच इज मी। और पढ़ने को क्या बोलते हैं, लेट मी रीड, उसे जाने दो, लेट हिम गो, उन्हें खेलने दो, लेट। अब जब बहुत लोग होते हैं या बहुत से बच्चे होते हैं तो हम दे का ऑब्जेक्टिव किस लगाते हैं, विच इज देम, लेट देम प्ले। इसी तरह है मुझे पढ़ाने दो, लेट मी
ओके, इस तरह से हम इंपरेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। आशा है कि आपको जैसे मैंने बताया है इंपरेटिव समझ आ गया होगा। अब हम आपको अपने 4th वीडियो में बताएंगे कि ऑब्जेक्टिव सेंटेंस क्या होता है और एग्जामेटिव सेंटेंस क्या होता है। आशा है आपको समझ में आएगा। थैंक यू सो मच।